सभी को मेरा नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाद किसे कहते हैं और नाद कितने प्रकार का होता है, और उसी तरह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नाद की विशेषताओं के बारे में कि नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं। तो नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, नाद की ऊंचाई नीचाई। दूसरा, नाद का छोटा बड़ापन। और तीसरा, नाद की जाति या गुण। तो आप चाहें इसको नोट कर सकते हैं। पहली विशेषता, नाद की ऊंचाई नीचाई। दूसरी, नाद का छोटा बड़ापन। और तीसरी, नाद की जाति या गुण। मैं पहली विशेषताओं को आपको समझाती हूँ। देखिए, ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये आपको म्यूज़िक से, संगीत शास्त्र से रिलेटेड बुक्स में भी मिल जाएंगे। ऐसी बहुत सी बुक्स मार्केट में बुक सेलर्स के पास अवेलेबल है, लेकिन क्या है कि उसमें बुकिश नॉलेज ही होती है। और ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है कि जब मैं बुक से किसी टॉपिक को पढ़ती थी तो उसके बाद भी मुझे टीचर के पास वो लेके जाना पड़ता था कि मैम प्लीज़ आप इसे मुझे ज़रा कुछ इजी लैंग्वेज में मुझे समझाइए। और उसके बाद जब टीचर के समझाने के बाद उसके बाद जाके वो टॉपिक मुझे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता था। तो इसीलिए मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको म्यूज़िक के जो टिपिकल लैंग्वेज जो बुक में दी होती है वो टॉपिक्स आपको कुछ इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश है। ऐसी ये कोशिश है, तो आई होप कि आप लोगों को कुछ अच्छा समझ में आता होगा इससे। अगर आता है या नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। ठीक, तो आज मैं आपको नाद की विशेषताओं के बारे में बताने वाली हूँ। पहली विशेषता है नाद की ऊंचाई नीचाई। नाद की ऊंचाई नीचाई के लिए मैं आपको एक नॉर्मल डेली लाइफ में से एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे जो लेडीज़ हैं उनकी आवाज़ आप देखते हैं कि पतली होती है। मतलब कुछ की आवाज़ अगर थोड़ी मजबूत या थोड़ी मोटी और भारी होती भी है तो जेंट्स के कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली उनके कंपैरिजन में उनकी आवाज़ आपको पतली ही सुनाई देगी, पतली या महीन होती है। उसी तरह जो छोटे बच्चे हैं उनकी आवाज़ भी, जो छोटे बच्चे हैं उनकी आवाज़ भी पतली और बारीक ही होती है। अब चाहे वो जो लेडीज़ हैं और छोटे बच्चे हैं, चाहे वो ज़ोर से बोलें, चिल्ला कर बोलें या फिर धीरे से बोलें, आराम से बोलें, कैसे भी बोलेंगे वो ज़ोर से या धीरे से, उनकी आवाज़ का जो ये जो पतलापन, जो महीनपन है, ये कहीं नहीं जाता। अगर वो ज़ोर से भी बोलेंगे या वो धीरे से भी बोलेंगे, आराम से भी, तो ये जो पतलापन और बारीकपन जो उनकी आवाज़ का है वो कहीं नहीं जाता, वो बना रहता है। उसी तरह इसका अपोजिट अगर हम जेंट्स की वॉइस में देखें तो जेंट्स लोग जब ज़ोर से बोलें या धीरे से बोलें, उनकी आवाज़ का, उसी तरह उनकी आवाज़ का मोटापन नहीं जाता, भारीपन जो उनकी आवाज़ का होता है वो बना रहता है। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि वो धीरे बोल रहे हैं या ज़ोर से बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ का मोटापन और भारीपन बना रहता है। उसी तरह लेडीज़ और छोटे बच्चों की आवाज़ का पतलापन बना रहता है, वो धीरे से बोलें या ज़ोर से बोलें, वो पतली और पतलापन, महीनपन उनकी आवाज़ का कहीं नहीं जाता, वो बना रहता है। इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस को अगर हम छोड़ दें, जैसे कि एक फेमस सूफी सिंगर है नूरन सिस्टर्स, अगर आप लोगों ने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आप यूट्यूब पे सर्च करके ज़रूर सुनिए, बहुत अच्छी, बहुत उम्दा गायकी है उनकी। नूरन सिस्टर्स और आबिदा परवीन जी, जिन्हें क्वीन ऑफ गज़ल्स भी कहा जाता है, वो गज़ल गाती हैं और सूफ़ी भी गाती हैं। तो ऐसे कुछ सिंगर्स हैं जो फीमेल होने के बावजूद उनकी आवाज़ बहुत मोटी, बुलंद और भारी है, क्योंकि वो जो उनकी गायकी है उसका डिमांड भी यही है कि उनकी आवाज़ बुलंद हो, जैसे नूरन सिस्टर्स सूफ़ी गाती हैं। तो इसके पीछे एक कारण है, ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि लेडीज़ जो हैं वो धीरे बोले चाहे ज़ोर से बोले, उनकी आवाज़ का पतलापन, बारीकपन जो होता है वो कहीं ना कहीं बना रहता है, वो नहीं जाता। लेकिन ये जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस मैंने आपको बताया, नूरन सिस्टर्स, आबिदा परवीन जी और भी ऐसे कई नाम हैं, इनकी आवाज़ फीमेल होने के बावजूद मोटी या भारी है। उसका एक रीज़न ये भी है कि उनकी संगीत शिक्षा, उनकी तालीम जिस तरह से हुई है, तो उनकी वॉइस कल्चर, एक हम शब्द सुनते हैं जिसको हिंदी में कंठ संस्कार कहते हैं, तो उनके गले में शुरू से ही ऐसे संस्कार पड़ गए उनकी, अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग के हिसाब से, कि उनकी आवाज़ वैसी ही बन गई, वैसी ही संस्कारित हो गई। तो लेकिन जब हम किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालते हैं तो हम एक्सेप्शनल केसेस को नहीं देखते, हम मेजॉरिटी की तरफ जाते हैं। तो मेजॉरिटी यही कहती है कि लेडीज़ और छोटे बच्चे चाहे तेज़ आवाज़ में बात करें या धीमी आवाज़ में बात करें, उनकी आवाज़ का जो पतलापन और बारीकपन, महीनपन, या हम जिसे कह सकते हैं, वो
वो कहीं नहीं जाता। उसी तरह जो जेंट्स हैं वो तेज़ बात करें, मतलब ऊंची आवाज़ में तेज़ आवाज़ में बात करें या नीची आवाज़ में आराम से बात करें, उनकी आवाज़ का जो मोटापन और भारीपन है वो कहीं नहीं जाता, वो वैसे ही बना रहता है। तो ये जो पतली आवाज़ है, महीन आवाज़ है, बारीक आवाज़ है, इस पतली आवाज़ को संगीत की भाषा में ऊंचा स्वर कहा जाता है। और ये जो मोटी आवाज़ है, भारी आवाज़ है, आवाज़ के इस मोटेपन को संगीत की भाषा में नीचा स्वर कहा जाता है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि पतली आवाज़ को ऊंचा स्वर क्यों कहते हैं, मोटी आवाज़ को नीचा स्वर क्यों कहते हैं। इसे मैं आपको स्वरों के माध्यम से भी समझाती हूँ। जैसे कि जब हम अपने स्केल से, जैसे कि सबका शास्त्रीय संगीत में गाने का एक पर्टिकुलर स्केल होता है, अपने स्केल से जब हम मध्य सप्तक का सा लगाते हैं, उस सा से आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो आवाज़ पतली होती जाती है। जैसे कि सा, ये मेरे स्केल का सा है। मैं ए शार्प स्केल से क्लासिकल सिंगिंग करती हूँ, तो ए शार्प स्केल से मध्य सप्तक का ये मेरा सा है। सा, अब इसमें जैसे जैसे ऊपर जाऊँगी आप देखेंगे आवाज़ पतली होती गई। ये वैसे भी अंडरस्टूड है, लेकिन क्योंकि आपको टॉपिक समझा रही हूँ तो ये बताना ज़रूरी है। सा सा रे गा मा पा धा नी सा। अब देखिए सा से जैसे मैं तार सप्तक, मध्य सा से तार सप्तक के सा पे पहुंची तो आवाज़ में एक ह्यूज डिफरेंस आया। आवाज़ में एक ह्यूज डिफरेंस आया। जो आवाज़ पहले जिसमें बेस था वो आवाज़ पतली होती चली गई। और सिर्फ तार सा में ही नहीं, सा के बाद जैसे मैं रे पे गई तो आवाज़ और पतली हुई, रे से ग पे गए तो आवाज़ और पतली होती गई, ग से म पे, म से प से ध पे गई तो आवाज़ और पतली हो गई, ध से नी पे गई तो वो ध के कंपैरिजन में नी स्वर से, जो नी स्वर पर जो मेरी आवाज़ निकली वो पतली हो गई, और तार सा पे और भी ज़्यादा पतली होती चली गई। तो मध्य सा से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो आवाज़ में पतलापन बढ़ता जाता है। तो मध्य सा से हम स्वरों पर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़े, मतलब पिछले स्वर से लगातार ऊंचा स्वर लगाते गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रूफ हो रहा है कि सा से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो आवाज़ पतली होती जाती है, और जितनी आवाज़ जब पतली होती जाती है स्वर उतना ही ऊंचा होता जाता है। इसीलिए मैंने आपको ये समझाया था लेडीज़ की आवाज़ के एग्जाम्पल से कि ये जो पतली आवाज़ है इसे संगीत में ऊंचा स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वर जितने आप ऊंचे स्वर लगाते जाएंगे आवाज़ कंपेरेटिवली नीचे के स्वरों के मुकाबले पतली होती जाएगी। उसी तरह जैसे मध्य सा से जब हम नीचे जाते जाते हैं, मतलब मंद्र सप्तक के स्वरों में अगर हम जाएंगे तो आवाज़ हमारी उतनी ही मोटी और भारी होती जाएगी। इसीलिए मोटी आवाज़ को, भारी आवाज़ को संगीत में नीचा स्वर कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे मध्य सा से मैं नीचे जाऊंगी, मंद्र सप्तक में जाऊंगी तो सा नी ध प, सिर्फ मैं मंत्र पंचम तक गई और मेरी आवाज़ मध्य सा के कंपैरिजन में बहुत मोटी और भारी होती चली गई। सा रे गा मा पा पा प पा, मध्य प और मंद्र प में आप देखेंगे कितना डिफरेंस है। आवाज़ के पतलेपन और मोटेपन का बहुत डिफरेंस आ गया है। तो इसी से ये प्रूव होता है कि आवाज़ जो जितनी पतली होगी तो उसे संगीत में ऊंचा स्वर कहा जाता है, और मोटी या भारी आवाज़ को संगीत में नीचा स्वर कहा जाता है। ये मैंने स्वरों के माध्यम से भी आपको प्रूव किया कि सा से जब मैं मंद्र सप्तक के स्वरों में नीचे गई तो मेरी आवाज़ कंपैरेटिवली मोटी और भारी होती चली गई। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि स्वरों सा से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो आवाज़ क्यों पतली होती जाती है और आवाज़ ऊंची भी क्यों होती जाती है। मतलब रे सा से ऊंचा, ग रे से ऊंचा, म ग से ऊंचा, प म से ऊंचा, ध प से ऊंचा, नी ध से ऊंचा, और सा जो है वो नी से ऊंचा क्यों होता है। इसका कारण ये है कि स्वरों पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उनकी पर सेकंड आंदोलन संख्या बढ़ती चली जाती है। मतलब रे की आंदोलन संख्या सा से ज़्यादा, ग की आंदोलन संख्या रे से ज़्यादा, म की ग से ज़्यादा, प की म से ज़्यादा, ध की प से ज़्यादा, नी की ध से ज़्यादा, और तार सा की आंदोलन संख्या जो ये मध्य सप्तक का नी है इससे ज़्यादा होती है। तो ये मैंने आंदोलन का टॉपिक जब आपको समझाया था तब भी मैंने आपको ये चीज़ तब भी बताई थी कि प्रति सेकंड आंदोलन
बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस आंदोलन संख्या के आधार पे ही डिपेंड करता है कि कोई स्वर, जब हम जैसे आरोही क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हर स्वर अपने पिछले स्वर से ऊंचा इसलिए होता जाता है क्योंकि उसकी आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से बढ़ती जाती है। और अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम नीचे की तरफ उतरते हैं तो हर स्वर अपने पिछले स्वर से नीचा इसलिए होता जाता है, उसका साउंड उससे कम इसलिए होता जाता है क्योंकि उसकी आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से कम होती चली जाती है। और आंदोलन संख्या पर ही ये डिपेंड करता है कि कोई स्वर किसी से ऊंचा या नीचा साउंड क्यों करेगा। तो स्वरों की नाद की यही ऊंची नीची स्थिति, क्योंकि हम जानते हैं सभी स्वर एक जैसे साउंड नहीं करते, एक दूसरे से ऊंचे या नीचे होते हैं, तो स्वर की नाद की यही ऊंची नीची स्थिति को संगीत में नाद की ऊंचाई नीचाई कहा जाता है। इस नाद की ऊंचाई नीचाई के लिए एक शब्द और होता है तारता। हम नाद की ऊंचाई नीचाई बोले या हम तारता कहें, उसका मीनिंग एक ही है। नाद की ऊंचाई नीचाई को ही नाद की तारता भी कहा जाता है, इसके लिए दूसरा शब्द है। और तारता से भी आप नहीं समझेंगे तो मैं आपको एक वर्ड बताऊंगी, पिच। अब जैसे मैंने पिच बोला तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होने लगा होगा कि नाद की ऊंचाई नीचाई और तारता के जरिए मैं आपको अभी तक क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। जैसे कोई म्यूजिकल गेट टुगेदर होता है या कुछ रिहर्सल्स चलते हैं तो कभी कभी डिस्कशन होता है कि यार ये हाई पिच का सॉन्ग है, मेरे गले में ठीक नहीं लगेगा क्योंकि मेरे ऊंचे स्वर जो हैं, ऊपर के स्वर मेरे अच्छे नहीं लगते या उन पे मेरी पकड़ नहीं है, तो ये हाई पिच का सॉन्ग है। और कभी कभी हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि यार ये लो पिच का सॉन्ग है, इसमें नीचे के स्वरों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, खरज के और मध्य सप्तक के स्वर इसमें ज़्यादा हैं, तो ये तुम ट्राई करो क्योंकि तुम्हारा खरज का रियाज अच्छा है। तो उस पिच को ही हिंदी में तारता और संगीत की भाषा में नाद की ऊंचाई नीचाई भी कहा जाता है। अब ये थी नाद की ऊंचाई नीचाई, और अब नाद का दूसरी विशेषता है नाद की छोटा बड़ापन। नाद का छोटा बड़ापन हम कैसे समझेंगे कि जैसे कोई एक स्वर है सा, इसी को अगर हम धीरे से बोलेंगे, धीरे से उच्चारित करेंगे, या कोई भी स्वर है कि जब किसी भी स्वर को, किसी भी नाद को जब हम धीरे से उच्चारित करेंगे, धीरे बोलेंगे तो वो कम दूरी तक सुनाई पड़ेगा, यानी कि, और उसी स्वर को अगर हम जोर से उच्चारित करेंगे तो वो ज़्यादा दूरी तक सुनाई पड़ेगा और थोड़ी दूर खड़े व्यक्ति को भी वो आराम से सुनाई पड़ेगा। तो नाद की ऊंचाई नीचाई बस इसी को कहते हैं, बहुत सिंपल है कि धीरे से उत्पन्न किया गया नाद, धीरे से गाया या बजाया गया नाद कम दूरी तक सुनाई पड़ता है तो उसको हम छोटा नाद कहते हैं, और उसी नाद को जब हम जोर से उच्चारित करते हैं तो वो ज़्यादा दूरी तक सुनाई पड़ता है, ज़्यादा एरिया को कवर करता है, तो उसे हम बड़ा नाद कहते हैं। जैसे कि एक स्वर है सा, नाद के छोटे बड़ेपन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्वर है सा, इसको अगर मैं धीरे से उच्चारित करूं, सा, मुझे लगता है कि ये मुश्किल से मेरे आसपास बैठे कुछ लोगों को, या तो सिर्फ मुझे ही सुनाई देगा या मेरे आसपास बैठे कुछ लोगों को सुनाई देगा, उससे ज़्यादा मैंने तेज इसको साउंड किया ही नहीं है, तो ये ज़्यादा दूरी तक नहीं पहुंचेगा, ज़्यादा एरिया को कवर नहीं करेगा, तो इसको हम कहते हैं छोटा नाद। उसी तरह इसी स्वर को अगर मैं थोड़ा तेज बोलूं, थोड़ी तेज आवाज़ निकालूं, तो सा, उसी स्वर को मैंने थोड़ा तेज बोला तो ये थोड़ी और जो मुझसे थोड़ा दूर बैठा है इंसान, उसको भी सुनाई देगा, ज़्यादा दूरी को कवर करेगा, तो ये पहले नाद की अपेक्षा थोड़ा बड़ा नाद था। लेकिन इसी स्वर को अगर मैं माइक्रोफोन की सहायता से बोलूँ तो मैंने तो उतनी साउंड में बोला, लेकिन माइक्रोफोन की हेल्प से मेरी साउंड लाउड हो गई और बड़ा नाद उत्पन्न हुआ, तो वो और बड़े एरिया को कवर करेगा और ज़्यादा दूरी तक सुनाई पड़ेगा। तो बस इसी को कहते हैं नाद का छोटा बड़ापन। जैसे कि अगर ये जो मैं आपको जो अभी समझा रही हूँ, नाद का छोटा बड़ापन समझा रही हूँ, इसको अगर मैं धीरे आवाज़ में बोलूँगी, आराम से बोलूँगी, तो ये आपको ऑडिबल नहीं होगा, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, ईयरफोन लगा के भी शायद आपको ये कोई हेल्प ना करे। उसी तरह अगर इसी बात को मैं आपको ज़ोर से समझाऊँ, सही आवाज़ में समझाऊँ कि आप लोगों को सुनाई पड़े, उतनी आवाज़ में समझाऊँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और क्लियरली सुन भी पाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं नाद का छोटा बड़ापन। अब इसी तरह हम पहुँचते हैं नाद की तीसरी विशेषता पर। नाद की तीसरी विशेषता है नाद की जाति या गुण। नाद की जाति या गुण को हम कैसे समझेंगे कि जैसे किसी सॉन्ग में, किसी गाने में अगर बहुत सारे वाद्य यंत्रों का, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ हुआ है,
तो हम बिना देखे ही कई बार ये बता देते हैं कि हाँ इसमें ये गिटार बज रहा है, यस इधर इसमें यहाँ पे तबले का यूज़ हुआ है, उधर इसमें मैंडोलिन का यूज़ हुआ है, इसमें मृदंगम का यूज़ हुआ है, या हाँ हाँ यस ये साउंड मैं पहचानती हूँ, ये यस ये तबला है, अच्छा हाँ हाँ ये सितार है, इसमें सारंगी का यूज़ हुआ है, या इसमें वायलिन का यूज़ हुआ है। तो किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनते सुनते हमें उसकी इतनी पहचान हो जाती है कि हम बिना देखे भी उसको किसी गाने में, भजन में या किसी भी म्यूजिकल कॉम्पोजिशन में सिर्फ सुनकर ही बता देते हैं कि ये किस वाद्य की ध्वनि है। उसी तरह जैसे हम किसी व्यक्ति के गाने की आवाज़ सुनते हैं और हमने उसको देखा नहीं है, हमें दूर से सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है, तो कभी कभार क्या होता है कि हम समझ जाते हैं कि यस हाँ ये आई थिंक ये सॉन्ग ना, देखो सुनो ये सॉन्ग शायद शंकर महादेवन जी ने गाया है, या हम क्लासिकल सुनते हैं तो यस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जयतीर्थ मेवंदी जी की आवाज़ है। अच्छा ये राग ऐसा लग रहा है कि ये पंडित जसराज जी का गाया हुआ है, एक मिनट मुझे दिखाना जरा, मुझे नाम, हाँ यस पंडित जसराज जी। और हमारा गैस क्या होता है, कभी कभी वो सही निकलता है, दरअसल वो गैस नहीं होता, हम इतने श्योर होते हैं क्योंकि उस आवाज़ को बार बार सुनकर हम उससे बहुत ज़्यादा हम परिचित हो चुके हैं, हमारा ब्रेन भी और हमारे ईयर्स भी तुरंत हमें मैसेज दे देते कि हाँ यस ये इस इंसान की गाई हुई चीज़ है, ये इस सिंगर की आवाज़ है। उसी तरह वाद्य यंत्रों को भी हम तुरंत पहचान लेते हैं बगैर देखे। ये मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ जब हम किसी गाते हुए किसी इंसान को देख नहीं रहे हैं, या हम किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजते हुए देख नहीं रहे हैं, सिर्फ सुनकर और समझकर हम बता देते हैं कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है या फिर ये इस इंसान की आवाज़ है। तो ये जो दूर से बिना सुने पहचान लेना, इसको ये क्यों पॉसिबल होता है, ये नाद की जाति और गुण के आधार पर ही पॉसिबल होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के जो वॉइस है, उसके जो गुणधर्म है, उसको सुन के ही हम पहचानते हैं। उसी तरह किसी इंसान की अपना वोकल टेक्सचर है, उसकी आवाज़ की अपनी कुछ खासियतें हैं, कोई मुर्गी का ज़्यादा यूज़ करता है, कोई किसी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करता है, और इन सभी चीज़ को छोड़ के हर किसी इंसान की अपनी अलग अलग आवाज़ होती है। तो उसके आधार पर उसकी आवाज़ के अलग गुणधर्म होते हैं, जिसके आधार पर हम बिना सुने ही बता देते हैं, ओह सॉरी बिना सुने नहीं, बिना देखे ही बता देते हैं कि ये इस व्यक्ति की आवाज़ है या ये इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है। तो इस चीज़ को, जिस गुण के आधार पर हम बिना देखे ही सिर्फ सुनकर किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की या किसी व्यक्ति की आवाज़ को पहचान लेते हैं, इसको कहते हैं नाद की जाति या गुण। नाद की जिस जाति या गुण के आधार पर हम बिना देखे उस साउंड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो ये जाति, नाद की जाति या गुण ही वो पहचान करने में हमें मदद करती है। तो ये थे नाद के 3 विशेषताएं, नाद की ऊंचाई नीचाई जो मैंने आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया, नाद का छोटा बड़ापन वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, और नाद की जाति या गुण। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको नाद की विशेषताएं बताई। अपने अगले वीडियो में मैं नाद की विशेषताओं से इससे अगले टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सभी ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से या अपने गुरु से तालीम लेकर सीखते रहें, गाते रहें और म्यूज़िकल रहें।